हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीकॉम का और बहुत स्कोरिंग है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले हम इंट्रोडक्शन से। आज हम ले रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इसमें हम लोग सीखेंगे इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स में बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं, तो पहले वहाँ से हम शुरू करेंगे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स यानी जो हम इनकम कमा रहे हैं उस इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे उसको स्टडी करेंगे, कौन सी इनकम पे टैक्स देना है, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं देना, वो हमने पढ़ना है। और ये हमेशा असेसमेंट ईयर के हिसाब से पढ़ा जाता है। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा, अभी जैसे हमारा जो चल रहा है वो है 22-23 असेसमेंट ईयर 2022 और 2023। ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन होती है, असेसमेंट ईयर इज़ दैट ईयर इन विच इनकम टैक्स इज पेड। इनकम टैक्स इज पेड। Income tax is paid on income of a previous year. On income of a previous year. तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं ऑन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर in which income has been earned. Income has been earned. तो पहले इस दो चीज़ों को क्लियर करते हैं। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, और प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल इनकम कमाते हैं। हमेशा ये होता है कि इस साल मैं जो कमा रहा हूँ उस पर टैक्स में नेक्स्ट ईयर दूंगा, और इस साल में जो मैं टैक्स दूंगा वो पिछले साल की इनकम पे दूंगा। हमेशा टैक्स में रूल होता है। जैसे बिजली का बिल का होता है आपका, अब जैसे आप मार्च के महीने का बिल अब पे कर रहे हो तो कौन से महीने का होगा? फरवरी का होगा। मार्च के महीने का बिल जो आएगा वो अप्रैल में आएगा, अप्रैल में पे करोगे। तो हमेशा हम पिछले साल की इनकम पे इस साल टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जिस साल हम कमाते हैं उस साल टैक्स नहीं पे करते, उसके नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे किया जाता है। तो अगर मैं इनकम टैक्स 22-23 की बात कर रहा हूँ तो मैं 22-23 नहीं, मैं 21-22 की इनकम पे जो कमाऊंगा वो टैक्स पे करना है मुझे, ठीक है। सबको बात क्लियर हो गई? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं ऑन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल हम कमाते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा, कैलकुलेट द इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर दिस। तो जिस भी असेसमेंट ईयर की बात करेगा हमें उसके प्रीवियस में सॉल्व करके चेक करना होगा कि किस में कितना कमाया उसने, ठीक है। तो ये टर्म बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लो, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब बात आती है मीनिंग ऑफ एसएससी। ये भी एक नया वर्ड है आपके लिए, एसएससी। एसएससी क्या होता है? नोट कर लो। एसएससी इज अ पर्सन हु लायबल टू पे द इनकम टैक्स। एसएससी इज अ पर्सन हु लायबल टू पे द इनकम टैक्स, यानी जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसे कहा जाता है एसएससी। हमेशा एसएससी उस बंदे को बोलते हैं जिस पे टैक्स की लायबिलिटी बनती है। इंडिया में आप देखेंगे केवल 3-4% लोग ही टैक्स देते हैं। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम जो पढ़ रहे हैं वो है डायरेक्ट टैक्स। हम जो पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी वगैरह हो जाता है, वो हमें अभी नहीं, वो अलग सिलेबस है। हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। तो इंडिया में केवल 3-4% लोग ही टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स पे जो एसएससी की डेफिनेशन है वो ये है, अ पर्सन हु लायबल टू पे द टैक्स। आप ये नहीं कहेंगे जो पे करा वही एसएससी है, जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो एसएससी है। पे करे ना करे वो अलग है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं। यहाँ पर सीए के पास लोग इसलिए नहीं जाते कि टैक्स कितना पे करना है, सीए के पास इसलिए जाते हैं कि टैक्स को बचाना कैसा है। इंडिया में टैक्स को देना लोग अपने आप बर्डन समझते हैं। बाकी डेवलप कंट्रीज़ में आप देखेंगे वहाँ पे 40-50% लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। वहाँ पे 40-50% लोग टैक्स देते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट देखेंगे, इसलिए डेवलपमेंट होती है। अपने यहाँ इंडिया में टैक्स
लोग देना नहीं चाहते, लेकिन सर्विसेज सब चाहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। अरे भाई, जब टैक्स दोगे, सरकार के पास फंड होगा तभी तो काम करेगी वो। और सरकार भी जो है वो टैक्स का सही यूटिलाइजेशन करती नहीं है, लोगों को मुफ्त की वो रेवड़ियाँ बांटने में लगी रहती है, केजरीवाल टाइप की, भाई मुफ्त में दे दो सबको, जो एक्चुअल डेवलपमेंट में पैसा खर्च होता ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स है, इंडिया की खराबी ऐसी है। खैर छोड़ो उसे, मुद्दे की बात है, एसएससी वो पर्सन होता है जो कि टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 टर्म सिखा दिया, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एसएससी। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, अ पर्सन हु लायबल टू पे द टैक्स। व्हाट इज़ अ पर्सन? पर्सन का मतलब क्या है? मैंने वर्ड यूज़ किया पर्सन। पर्सन में क्या क्या आता है, नोट कर लें आप। पर्सन में आता है इंडिविजुअल, नोट करो बेटा, लिखो। पर्सन में आता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन कैटेगरीज में हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल हो गए आप, मैं, हम लोग इंडिविजुअल हैं, टैक्स फाइल करेंगे, अपने नाम से फाइल करेंगे। फर्म, जस्ट लाइक पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, उस पर टैक्स फाइल किया जाता है। कंपनी का टैक्स अलग जाता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहाँ पे ग्रुप मिलके फाइल करते हैं उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जब एक ही फैमिली में हस्बैंड वाइफ मिलके फाइल कर देते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो जाता है। लोकल अथॉरिटी, एमसीडी, एनडीएमसी, स्कूल्स, सब इसी में आ जाते हैं आपके। स्कूल नहीं आता इसमें, लोकल अथॉरिटी हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह हो गया। और फिर लास्ट में आता है आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो इनमें से किसी में नहीं आता, जैसे बीसीसीआई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीबीएसई, ये सब इसमें आते हैं आपके। ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इनमें से किसी हेड में नहीं आता, वो आर्टिफिशियल में आता है। तो इन कैटेगरीज में हम लोग टैक्स को डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, इसके अलावा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लगभग हर साल एग्जाम में आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है, इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर is taxable in assessment year। ये तो मैंने आपको पहले लिखा दिया। But there are some exception to this rule। some exception to this rule। अब ये exceptions क्या क्या हैं वो हमें पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता ही आता है एग्जाम में। मतलब कब ऐसा होता है कि जब हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस में टैक्स देते हैं। नॉर्मली होता है प्रीवियस ईयर का टैक्स हमेशा असेसमेंट ईयर में पे किया जाता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, लिखिए। पहला, नंबर 1, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस मतलब कोई ऐसा बंदा जो बाहर से जहाज़ लेके आया, जो लोग अंदर बैठे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ उतरे और यहाँ से चढ़े तो उसको तो टैक्स दे के तभी जाएगा ना। वो ये थोड़ी कहेगा कि जी मैं तो असेसमेंट ईयर में आके टैक्स दूंगा। आपको याद रहेगा कौन सा बंदा जहाज़ था, कौन लेके आया था, कौन सी कंट्री का था, क्या था, कितने लोग थे, नहीं याद रहेगा ना। ऐसे में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस में टैक्स लगा दिया जाता है। नंबर 2, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इसमें भी क्या होता है, प्रीवियस की इनकम पे प्रीवियस में टैक्स देते हैं। अब आप अपना बिजनेस, अपनी शॉप आप बंद कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा असेसमेंट में टैक्स पे करने के लिए दुकान खोलोगे आप, दुकान तो बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, तो उस दिन तक का जितना भी इनकम टैक्स बना है वो आप पे करके अपनी दुकान आप शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपको प्रीवियस में टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकम ऑफ बिजनेस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। या कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं जो कि थोड़े समय के लिए, कोई टेंडर वगैरह लिया आपने 6 महीने का, 5 महीने का, जिसमें काम पूरा करके अपना आप बंद कर रहे हैं। या जैसे दिल्ली में आपको पता है ट्रेड फेयर लगता है,
तो 15 दिन का ट्रेड फेयर होता है, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, सामान बेचते हैं। तो ऐसे में अब वो कहेंगे जी मैं तो अगले साल आके टैक्स दूंगा, तो ऐसा होगा नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे में 15 दिन के अंदर जो भी उसने इनकम कमाई होगी वो यहाँ से टैक्स देके फिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में बिज़नेस अगर शॉर्ट पीरियड के लिए कोई बना है, कोई कंपनी को जॉइंट वेंचर है, तो जिसका काम सिर्फ 5-6 महीने का है, तो 5-6 महीने बाद वो कंपनी बंद हो जाएगी, काम पूरा हो जाएगा, तो आपको टैक्स देकर उसी टाइम काम ख़त्म करना है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ पर्सन लीविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इस केसेस में भी हमें प्रीवियस में टैक्स देके जाना है। कोई बंदा इंडिया के लिए छोड़ के जा रहा है हमेशा, या लंबे समय के लिए जा रहा है, तो उसका वीज़ा तभी क्लियर होगा जब वो अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लगाएगा साथ में कि मैं जी छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसको एनओसी लेना पड़ेगा, तभी वो इंडिया छोड़ के जा सकता है। लास्ट, इनकम ऑफ अ पर्सन ट्रांसफरिंग his assets with a view avoiding a tax। कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है किसी को, 31 मार्च तक उसने अपने पास रखी, 1 अप्रैल आते उसने दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दी। अब वही तो कहेगा जी प्रॉपर्टी तो है नहीं मेरे पास, मैं क्यों टैक्स पे करूं। तो इसमें ऐसा नहीं होता, जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसी को टैक्स देना होगा, यानी जिसने ट्रांसफ़र जो रिसीव किया वो टैक्स देगा। जिस दिन आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उस दिन तक का इनकम टैक्स उसी दिन आपको जमा करा के फिर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। तो ये हमारे 5 एक्सेप्शंस हैं जब हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स देते हैं। नॉर्मली हमेशा प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में होता है, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर। इतना ही है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इसको पढ़ लेना। इसके बुक आप पढ़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं गिरीश आहूजा, और या फिर आप ले सकते हैं पीसी तुलसियान की बुक आती है, वो ले सकते हैं आप, सिंघानिया की, सॉरी डॉक्टर सिंघानिया का ले सकते हैं, गिरीश आहूजा ले सकते हैं। वैसे गिरीश आहूजा बेस्ट होती है बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि आपके में थ्योरी भी अच्छी खासी आती है, तो इसके लिए बेस्ट बुक है। इसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं, थ्योरी भी अच्छी है। गिरीश आहूजा ले लें, बेस्ट है। असेसमेंट ईयर जो भी आपका एग्ज़ाम का होगा वो ले लेंगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। इसमें स्लैब भी है, स्लैब हम जब क्वेश्चन करेंगे सैलरी के तब वहाँ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। चलिए, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है, ये बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 9811419806, ठीक है। और एक नंबर और नोट कर सकते हैं आप, 9990889630। कभी भी कोई डाउट, कोई क्वेरी कुछ हो तो व्हाट्सएप या कॉल करके आप सजेस्ट भी कर सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टेटस बेटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होता है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो जो बंदा बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहा है वो ये है। जो बंदा बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एडिशनल नहीं कर रहा, वो ये है। और जो बंदा बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, वो ये है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंशियल स्टेटस इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कोई बंदा अगर बेसिक कंडीशन और एडिशनल दोनों फुलफिल कर रहा है तो उसको कहेंगे हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी।
कोई बंदा बेसिक कर रहा है लेकिन एडिशनल नहीं कर रहा, तो उसे कहेंगे रेसिडेंट एंड नॉट ऑनरेरी। और कोई बंदा अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो वो कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन होती क्या है। पहले बात करते हैं बेसिक कंडीशन की। लिखो बेटा, नोट करो क्या है बेसिक कंडीशन। फर्स्ट बेसिक कंडीशन है ही हैज़ टू स्टे एट लीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। उसे भारत में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा होना चाहिए। अगर 182 दिन इंडिया में रह रहा है इट मीन्स वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं कर पाया वो, तो एक ऑप्शन और भी है, ही हैज़ टू स्टे एट लीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड टोटल ऑफ लास्ट 4 preceding previous year more than 365 days, more than 365 days। तो यहाँ पर दो कंडीशन आ गई हमारे पास। बेसिक में अगर वो 182 दिन रह रहा है तो वो फुलफिल कर रहा है, नहीं रह रहा तो कम से कम 60 दिन रहा हो और उसके पिछले 4 साल का टोटल 365 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं और लिखा है, यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे बेसिक फुलफिल हो गई। ठीक है, पहली है 182 दिन इंडिया में रहा होना चाहिए, दूसरा 60 दिन से ज़्यादा हो और पिछले 4 साल का टोटल 365 से ज़्यादा हो। अगर ये फुलफिल हो रही है इट मीन्स बेसिक फुलफिल हो गई आपकी। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन है पहली, ही हैज़ टू स्टे एट लीस्ट, नहीं ऐसे लिखे आप, द टोटल ऑफ लास्ट 7 preceding previous year more than 730 days। The total of last 7 preceding previous year more than 730 days। कम से कम 7 साल का टोटल, 7 ईयर का टोटल 730 डेज होना चाहिए। और एंड he should be resident for 2 out of 10। he should be resident for 2 out of 10 preceding previous year। पिछले 10 साल में से कम 2 साल उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अब अगर ये फुलफिल हो रही है इट मीन्स एडिशनल और बेसिक दोनों फुलफिल हो रही हैं तो हम उसे कहेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। और अगर वो बेसिक कर रहा है एडिशनल नहीं कर रहा तो नॉट ऑर्डिनरी, और अगर बेसिक ही नहीं कर रहा तो नॉन रेसिडेंट है। तो बेसिक में आपने देखा दो हैं, पहली 182 दिन हो या फिर 60 दिन से ज़्यादा हो और पिछले 4 साल का टोटल 365 से ज़्यादा हो। दूसरा एडिशनल में यह है कि कम से कम उसे भारत में 2 साल का नागरिक होना चाहिए पिछले 10 साल में से, और 7 साल का टोटल 730 दिन होना चाहिए। अब बेसिक एडिशनल दोनों करेगा तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी कहलाएगा, बेसिक करेगा एडिशनल नहीं करेगा तो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा, और बेसिक ही नहीं करेगा तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा छोटा सा नीचे नोट लिख लो। लिखिए नोट में क्या लिखना है आपने, नोट लिखिए। हाँ लिखिए क्या लिखना है नोट में। इफ़ ए पर्सन लीव्स इंडिया फॉर जॉब और एम्प्लॉयमेंट, इफ़ ए पर्सन leaves India for job and employment, in this case second basic condition of 60 days doesn't apply। if a person leaves India for job or employment, in this case second basic condition of 60 days doesn't apply। मतलब कि अगर वो इंडिया जॉब के लिए छोड़ के जा रहा है उस केस में हमने सिर्फ 182 वाली बेसिक कंडीशन चेक करनी है। उस केस में हमने सिर्फ ये वाली कंडीशन चेक करनी है, बस ये वाली देखनी ही नहीं है। अगर वो जॉब के लिए छोड़ के जाएगा उस केस में ये वाली कंडीशन लागू नहीं होगी, सिर्फ 182 वाली लागू होगी। और एक और नोट है बेटा, एक और नोट लिखिए। सेकंड नोट, इफ़ ए पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, इफ़ ए पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, इन दिस केस second basic condition
ऑफ 60 days डजेंट अप्लाई। इस केस में भी अगर वो बंदा इंडिया के ओरिजिन का हो जाता है तो उस केस में भी 60 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। अब इंडियन ओरिजिन की क्या बात है? इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि वो खुद या उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी अगर 1947 से पहले वाले इंडिया में पैदा हुए हैं तो इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा वो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ ए पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, इन दिस केस सेकेंड बेसिक कंडीशन ऑफ 60 days डजेंट अप्लाई। अगर कोई वो बंदा इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा तो 60 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। अब कैसे पहचानेंगे कि वो इंडियन ओरिजिन का है नहीं? तो उसके लिए यह है, ही हिमसेल्फ और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, एनी वन ऑफ देम born in India before 1947, बिफोर 1947, अगर वो इंडिया में 1947 से पहले पैदा हुए हैं तो इंडियन ओरिजिन का साबित हो जाएगा। उस केस में 60 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। क्लियर? ये हमारी थियोरेटिकल पार्ट है। अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए एक। मिस्टर एक्स first time leaves India on 15 September 2021. Calculate his residential status for the assessment year 2022 and 23। अब देखो फिर से वही बात जो मैंने शुरू में बोली थी आपको, वो बोलेगा आपको असेसमेंट ईयर 2021 और 22 में चेक करना है। 22 और 23, सॉरी 22-23 बोल रहा है। हम किस में चेक करेंगे? इसके प्रीवियस में। प्रीवियस से क्या होगा? 2021 और 22। ठीक है, 21-22 कहने का मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक। अब देखिए ज़रा कि ये बंदा इंडिया में कितने दिन रहा। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2022 के बीच में कितने दिन इंडिया में था? तो देखो भाई, ये बंदा 15 सितंबर को इंडिया छोड़ के गया है, तो इसको गिनेंगे हम अप्रैल से। अप्रैल के हो गए 30 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त 31, सितंबर 15 दिन। जोड़ो कितना हुआ? ये हो गया आपका 91, 1 2 3 4 5, 150 ये हो गए 153, 168। तो टोटल इंडिया में 168 डेज़ रह के गया है ये। अब ज़रा यहाँ पर आप देखें, क्या 182 वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है आपकी? बताओ भाई, 182 वाली हो रही है? नहीं हो रही। तो यानी बेसिक पहली वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। अब दूसरी वाली चेक करो, क्या 60 से ज़्यादा है? बिल्कुल है। क्या इसके पिछले 4 साल का टोटल 365 होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखो लिखा है फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गया, यानी इससे पहले 2020-21, 19-20, 18-19 और 17-18 बिल्कुल इंडिया में था मौजूद वो। 365, 366, 365, 365, 366 क्यों आया? क्योंकि ये लीप ईयर है। आपको ये भी याद रखना है कि लीप ईयर कौन सा होता है। लीप ईयर वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, फरवरी 29 महीने का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें पिछले 4 साल का टोटल 365 है, बिल्कुल है, बेसिक फुलफ़िल हो गई। अब चेक करो एडिशनल हो रही है फुलफ़िल। क्या 10 में से 2 साल रेसिडेंट है? बिल्कुल है। क्या 7 साल का टोटल 730 दिन है? वो भी है। यहाँ पर बेसिक भी फुलफ़िल हो रही है और एडिशनल भी फुलफ़िल हो रही है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? लिखिए मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 and 23 he is a resident, an ordinary resident of India. He is a resident and ordinary resident of India because he fulfill basic as well as additional condition both. Because he fulfill basic as well as additional condition both. He stay for
168 days in previous year, 168 days in previous year, and total of last 4 preceding previous year more than 365 days, more than 365 days, and he is a resident for 10 out of 10 preceding previous year, and total of last 7 preceding previous year more than 730 days। ठीक है, इस तरह से आपने आंसर लिखना है, डिटेल बताना है कितने दिन रहा, क्या क्या कंडीशन फुलफिल हुई, क्या नहीं हुआ, पूरा बताना है डिटेल में। इस तरह से क्वेश्चन करने बेटा आपने सबसे पहले ये देखना है आपने कि वो किस ईयर की बात कर रहा है, असेसमेंट ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर कौन सा है। हम प्रीवियस में चेक करेंगे कितने दिन इंडिया में था, एक एक दिन एक एक काउंट करना है, किस महीने में कितने दिन होते हैं उसके हिसाब से गिनना है आपने। और अगर जैसे यहाँ पर देखा आपने 168 डेज़ बन रहा था, तो यानी 182 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, लेकिन 60 से ज़्यादा था, और पिछले 4 से टोटल 365 ज़्यादा था। बेसिक भी फुलफिल की इसने, एडिशनल भी फुलफिल की, इसलिए बन गया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में एक लाइन में एक्स्ट्रा ऐड करूँ, मुझे आप बताना क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इफ़ मिस्टर एक्स लीव्स इंडिया फॉर जॉब। बताओ बच्चों क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मिस्टर एक्स जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो अब इसका आंसर क्या होगा। उस केस में आंसर आप लिखेंगे मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट, ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट कैसे हो गया, आप ध्यान दो, आपको याद हो मैंने नोट लिखवाया था कि अगर कोई बंदा जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जाएगा उस केस में 60 डेज़ वाली कंडीशन लागू नहीं होगी, उस केस में केवल एक ही कंडीशन लागू होगी 182 वाली। 182 है तो रेसिडेंट है, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है। अब यहाँ पर देखें 168 दिन है, यानी 182 डेज़ नहीं है इसके, तो ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पर 60 डेज़ वाली कंडीशन लागू नहीं करेंगे हम, क्योंकि बंदा जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ये है आपकी पूरी कहानी। तो ये हो गया आपका स्टेटस। अब इसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें, जो डाउट निकलेगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने टॉपिक आज ख़त्म किया, इसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, वो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कोई भी डाउट कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।